नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की क्लास चल रही है, उसका नेक्स्ट क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं आपके सामने। ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने यूनिट 1 खत्म कर लिया है, जिसमें हमने देखा है गति, बल और गुरुत्वाकर्षण। 3 टॉपिक हो गए हैं कंप्लीट। और इन 3 टॉपिक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसका एमसीक्यू है। हमने बोला था कि जो भी क्लासेस, जो टॉपिक खत्म होते जाएंगे उसके एमसीक्यू आएंगे और व्यापम के स्तर के होंगे। व्यापम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें कथन कारण वाले हो, न्यूमेरिकल वाले प्रश्न हो, वन लाइनर वाले प्रश्न हो, आंकिक प्रश्न हो, सारे प्रश्न शामिल हैं। ठीक है, तो आप जो है तीनों, जो यूनिट 1 है वो यूनिट 1 खत्म हो चुका है। अब उसका एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू जो है वो आएगा 2 पार्ट में आएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न आज करेंगे, इसके बाद कुछ प्रश्न अगले क्लास में करेंगे। तो इसमें देखिए, जो भी प्रश्न है, प्रश्नों का क्रमांक आप एक पेन पेपर में लिख लीजिए। ठीक है, प्रश्नों के क्रमांक आप लिखिए मेरे साथ साथ। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 1 है तो एक पेपर लीजिए, पेपर में साइड में लिखते जाइए 1 2 3 4 5। ठीक है, पेपर में आप सभी लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे लिख लीजिए और अपना आंसर दीजिएगा। यहां पर प्रश्न आएंगे, उसका आंसर दीजिएगा और उसके बाद मैं उसका सही आंसर बताऊंगा। सही आंसर जो होगा वो बगल में लिखिएगा। जैसे कि इसका मान के चलिए आपका आंसर ए है और सही आंसर मान के चलिए ए ही है, दूसरे का सही आंसर बी है, आपने दिया बी, उसका सही आंसर सी निकल गया, तो ये प्रश्न गलत हो गया, ये प्रश्न सही हो गया। ठीक है, तो कितने प्रश्न आपसे सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं उसको जरूर बताइएगा और उसका फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। जो ग्रुप है हमारा सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में शेयर कीजिएगा। देखेंगे कितने प्रश्न आप सभी के सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं और इसके साथ अपने आप को परख पाएंगे, क्या जो पढ़ा रहे हैं वो आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है। इसको जांचिए, परखिए और कंटेंट तो आप सबको मिल ही गया होगा, देखे ही होंगे कि गति, बल और गुरुत्वाकर्षण से कैसे क्लास ली गई है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का हमारा है। पहला प्रश्न है, दूरी और विस्थापन के संबंध में सही है। दूरी और विस्थापन के संबंध में क्या सही है, अपना आंसर पेपर पे लिखिए। पहला है, दूरी छोटा है या बराबर है विस्थापन के। दूरी बराबर है विस्थापन के सदैव। दूरी बड़ा होगा या बराबर होगा विस्थापन का, दूरी ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, दूरी और विस्थापन हमने अच्छे से पढ़ लिया था। कुल चली गई जो लंबाई है, पाथ की लंबाई है, वो दूरी होती है और शॉर्टेस्ट पाथ अर्थात एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं और वह क्या होता है, उसका विस्थापन होता है। जैसे कि मान के चलिए राजू स्कूल जाना चाह रहा है बिंदु ए से, वो पहले चौराहे पर जाता है और उसके बाद उसका स्कूल बिंदु सी पर है। पहले वह 3 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद 4 किलोमीटर चलता है, तो कुल दूरी उसकी हो जाएगी 3 धन 4 मतलब 7 किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर में लेंगे तो। अब विस्थापन क्या कहता है, ये दूरी है, दोनों को जोड़ देंगे तो विस्थापन कहता है कि इसका शॉर्टेस्ट एक इमेजिनरी पॉइंट ले लेंगे, हो सकता है बाद में इसमें से रास्ता बन जाए और यही पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो कर्ण का वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग बराबर √4, ये हो जाएगा अंडर रूट में, अर्थात √16 + 9 25 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए ये है आपका विस्थापन है और यह है दूरी। तो यहां पर दूरी का मान है 7 किलोमीटर और विस्थापन का मान आ रहा है 5 किलोमीटर, अर्थात विस्थापन हमेशा से कम होगी। शॉर्टेस्ट पाथ होता है, न्यूनतम दूरी होती है, तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो दूरी हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन और एक चीज और पूछा जाता है उसमें, तो उसको भी याद कर लीजिएगा। दूरी और विस्थापन में अनुपात पूछा जाता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होता है, जैसे दूरी बड़ा या बराबर है विस्थापन के
तो दूरी और विस्थापन का अनुपात अगर आपसे पूछा जाए, दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछा जाए तो हमेशा एक से बड़ा होगा। उसी फॉर्मूला से है, बस थोड़ा सा पलट दिया गया है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वन लाइनर प्रश्न चाहे ये कूट वाले प्रश्न में भी दे सकता है, कथन कारण वाले प्रश्न में भी दे सकता है। ठीक है, तो पहले का आंसर सी था। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न कहता है एक समान चाल से गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होगा। एक समान चाल पढ़ा है आपने, पढ़ाया गया है क्लास में। ठीक है, एक समान चाल से गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होगा। ऑप्शन ए है एक्स अक्ष के समानांतर रेखा, बी है वाई अक्ष के समांतर रेखा, सी है मूल से गुजरती हुई अवतल वक्र, या समय अक्ष से न्यूनतम कोण बनाती सीधी रेखा। तो एक समान चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, क्लास में आपको बता दिया गया है। तो एक समान चाल से जो चल रही होगी तो दूरी और समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, दूरी और समय ग्राफ किसको बताएगा, वह बताएगा चाल को। तो एक समान चाल से चल रही है तो ये दूरी है, और दूरी के साथ साथ, दूरी के साथ साथ समय को हमेशा किस में लेना है, एक्स एक्सिस में, और दूरी है यहां पर। तो ये एक समान चाल से चलेगी, एक समान अर्थात सीधी रेखा में होगी। थोड़ा तिरछा दिख रहा है, ये बताएगा किसको, चाल को। एक समान चाल में क्या होगा, एक समान चाल अगर होगी तो दूरी के साथ साथ समान समय में एक समान दूरी चल रही है, अर्थात उसकी चाल एक नियत है, एक समान चाल से चल रही है। इस स्थिति में जो ये ग्राफ है वह किसको दिखा रहा है, सीधी रेखा जो है समय के साथ थीटा कोण बना रही है, अर्थात न्यून कोण बना रही है, 90 अंश से कम बना रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, आप लोग भी मेरे साथ साथ आंसर देते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना। न्यूमेरिकल प्रश्न भी आगे आएंगे, निश्चिंत रहिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, चलिए मेरे साथ साथ आंसर सभी देते जाइएगा ना, सभी पढ़े हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है जो इसको ना पढ़े हों। तीसरा प्रश्न कहता है कि एक धावक है 100 मीटर पूर्व, 100 मीटर उत्तर, 100 मीटर पश्चिम और 100 मीटर दक्षिण दौड़ता है, दूरी और विस्थापन निकालना है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। धावक है, यह बिंदु ए से, मान के चलिए बिंदु ए से स्टार्ट करता है, ये 100 मीटर चलता है, 100 मीटर पूर्व की ओर चलता है, बिंदु बी पर पहुंच गया। इसके बाद 100 मीटर उत्तर चलता है, 100 मीटर यहां से यहां तक सी है, ये भी 100 मीटर दिया गया है, उत्तर की ओर चलता है। 100 मीटर पश्चिम चलेगा, अब ये पूर्व हो गया, अर्थात 100 मीटर ये पश्चिम यहां चलेगा, बिंदु डी हो गया, ये भी 100 मीटर हो गया। उसके बाद 100 मीटर दक्षिण, अर्थात 100 मीटर ये आ गया दक्षिण। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 100 100 100 100 कितनी होगी, 400 हो गई। 400 इसकी दूरी हो गई। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन जो है वह प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर डिपेंड करती है। तो बिंदु ए से स्टार्ट किया था, बिंदु ए पर ही पहुंच गया, अर्थात शून्य होगा, विस्थापन शून्य होगा, जो भी ऑप्शन होगा। दूरी 400 और विस्थापन 0 मीटर। ठीक है, चलिए देखिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा प्रश्न क्रमांक है ये 4। सभी आंसर दे रहे हैं, सभी आंसर जरूर दीजिएगा, एक कॉपी पेन साइड में लिख के रखिए। देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कहता है, निम्न चरणों को ऊपर फेंकी वस्तु की गति क्रम में सजाएं। व्यापम में अभी ऐसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप ऐसे प्रश्न जरूर पढ़िए। ठीक है, सजाना है, क्रम से जमाना है। यह चौथा प्रश्न, इसमें क्रम सजाना है। पी दिया गया है, शीर्ष बिंदु पर वेग 0 है। दूसरा है ऊपर जाते समय वेग घटता है, नीचे आते समय वेग बढ़ता है, और एस है प्रारंभिक वेग यू ऊपर की ओर दिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्रम से जमाना है। जब हम किसी वस्तु को
ऊपर फेंकते हैं तो सबसे पहले घटना कौन सी होती है? क्लास जब मैं करा रहा था तो इसको बहुत ही अच्छे से बताया था, समझाया था, और हो सकता है ये भी बोला था कि ऐसे प्रश्नों को क्रम से भी पूछ सकता है। वही प्रश्न है, क्या है कि फेंकी गई, ऊपर जब वस्तु को फेंकते हैं तो सबसे पहली जो घटना है वो कौन सी होती है? सबसे पहली घटना जब वस्तु को फेंका जाएगा तो उसका प्रारंभिक वेग u निकालते हैं। प्रारंभिक वेग होगा, प्रारंभिक वेग u ऊपर की ओर दिया गया है, ये सबसे पहले होगा s। ओके, इसके बाद आएगा ऊपर जाते समय उसका वेग क्या होगा? जैसे हम वस्तु को ऊपर फेंक दिए, ऊपर जब जाएगी धीरे धीरे उसका वेग क्या होगा? घटने लगेगा, तभी तो एक जगह पर निश्चित जगह पर जाकर शून्य होगा। वेग क्यों घटता है? गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण। इसीलिए वो जो है ऊपर जाता है, गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचती है, वेग घटने लगता है। तो दूसरा ये आ गया, दूसरी ये घटना होगी, पहले ये घटना होगी s, दूसरी घटना होगी ऊपर जाते समय वेग घटेगा। अब शीर्ष बिंदु पर जाएगा तो वहां पर v का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अंतिम बिंदु वेग शून्य होता है, तो ये हो जाएगा तीसरा स्टेप। और वहां से वस्तु क्या होगी? गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव से नीचे लौट आएगी, तो चौथा स्टेप ये हो जाएगा। तो s होगा, q होगा, p और r ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से बनाइएगा। अपना आंसर सभी लिखते जाइएगा और फोटो खींच के मुझे भेजिएगा जो लोग कोर्स लिए हैं। ओके, पांचवा प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न, समझिएगा। कथन और कारण वाले बहुत पूछता है व्यापम, तो कथन और कारण वाले हैं। पहला कथन है, एक समान वृत्तीय गति में भी त्वरण उपस्थित होता है, और कारण कहता है कि एक समान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण बदलता है। तो ऑप्शन ए है, ए और आर सही है, आर ए का सही कारण है। ऑप्शन बी दिया गया है, ए और आर सही है पर आर ए का सही कारण नहीं है। सी है, ए सही है, आर गलत है, और ऑप्शन नंबर डी ए गलत है, आर सही है। समझिए प्रश्न को कि एक समान वृत्तीय गति है, अर्थात वृत्तीय गति की बात की जा रही है प्रश्न में। ठीक है, इस प्रश्न में वृत्तीय गति की बात की जा रही है, और वृत्तीय गति में हमको क्या मिलता है? वृत्तीय गति में हमको क्या देखने को मिलता है कि जब एक समान वृत्तीय गति कर रही होती है कोई वस्तु, तो उसमें त्वरण उपस्थित होता है कि नहीं। अब ये एक समान है, अर्थात 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर ये चल रही है तो इसकी चाल यही होगी। एक समान चाल से, चाल में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या इसके दिशा में परिवर्तन होगा? दिशा तो बार बार बदल रही है, तो जहां पर दिशा परिवर्तित होगा, त्वरण में मान और दिशा दोनों आती है। तो ये कहता है कि एक समान वृत्तीय गति में त्वरण उपस्थित होगा, तो बिल्कुल उपस्थित होगा, सही है, क्योंकि भले ही इसका चाल ना बदले लेकिन त्वरण अर्थात उसमें दिशा का परिवर्तन तो देखने को मिल रहा है, इसलिए कथन सही हो जाएगा। अब कारण देखते हैं, एक समान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण बदलता है। वेग का परिमाण कहीं पर बदल रहा है क्या? परिमाण की बात की जा रही है, एक समान वृत्तीय गति की बात की जा रही है। इसमें परिमाण है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, अर्थात वो उसी वेग से चल रही है, भले ही उसकी दिशा परिवर्तित हो रही है, तो कारण गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत होगा। ठीक है, तो ये मैंने क्लास में बहुत ही अच्छे से समझाया था इस प्रश्न को, तो उम्मीद करता हूं सभी से बना होगा। चलिए देखते हैं छठवां प्रश्न, और छठवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे प्रश्न भी व्यापम पूछता है। मिलान करना है, ये कहता है कि मिलान कीजिए डिस्टेंस टाइम dt ग्राफ एक समान चाल में चल रही है, तो उसका वो ग्राफ जो है किसको दिखाएगा? ठीक है, d और t अर्थात डिस्टेंस और टाइम है, तो वह किसको दिखाएगा? वेलोसिटी और टाइम है तो किसको दिखाएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नीचे का क्षेत्रफल किसको दिखाता है? और एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल किसको दिखाएगा? दिखाई दे रहा है सभी को? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि डिस्टेंस और टाइम है, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम है, एक समान चाल है, तो उसका ग्राफ कैसे होगा? देखिए ध्यान से,
डिस्टेंस है और टाइम है एक समान है, अर्थात ये सीधा सीधा जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा जाएगा, एक समान है अर्थात समय के अनुसार उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बटे समय किसको दिखाता है? ये विस्थापन को दिखाता है, विस्थापन को दिखाएगा। लेकिन इसका ग्राफ, ठीक है, लेकिन इसका ग्राफ क्या होगा? ऑप्शन में इसमें विस्थापन तो दिया गया है, लेकिन क्या इसका आंसर विस्थापन हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक समान चाल है, एक समान चाल में धनात्मक ढाल है, अर्थात ये कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो एक का बी हो जाएगा। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की ढाल, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, त्वरण है, और टाइम है, वेलोसिटी है, इस ग्राफ का ढाल ऐसे है। वेग में परिवर्तन की दर किसको दिखाती है? त्वरण को दिखाती है, तो ये हो जाएगा इसके लिए। अब तीसरा देखिए, वीटी ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, वेलोसिटी, वेग और समय के ग्राफ का नीचे का क्षेत्रफल किसको दिखाता है? ठीक है, वेलोसिटी है और क्या है ये? जैसे कि ये ग्राफ है, एक समान ना लेकर इसको असमान भी ले सकते हैं। वेलोसिटी और टाइम, इसके नीचे का क्षेत्रफल किसको दिखाता है? वेलोसिटी, अर्थात ये दिखाएगा, अगर चाल होता, स्पीड होता तो वो दिखाता दूरी को। वेलोसिटी की बात की जा रही है, अर्थात विस्थापन को प्रदर्शित करेगी। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 3 का डी हो जाएगा। और एक्सीलरेशन, त्वरण और समय ग्राफ, अर्थात वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, और इसके नीचे का ग्राफ क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन को दिखाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ये सारी चीजें, ए बिल्कुल और बिल्कुल सही है। चल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न, सभी अपना आंसर पेपर में लिखते जाइएगा। 7वां प्रश्न है, एक वस्तु विरामावस्था से एक समान त्वरित गति में चलती है। एक वस्तु है, विरामावस्था से एक समान त्वरित गति से चल रही है। ए का मान दिया गया है, एक्सीलरेशन दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसमें 5 सेकंड में वेग निकालना है और विस्थापन निकालना है। 5 सेकंड में क्या निकालना है? वेग निकालना है और विस्थापन निकालना है। बनाइए फटाफट और अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसमें ए दे दिया गया है, टी दे दिया गया है 5 सेकेंड, और हमको निकालना है वेग, अर्थात v का मान निकालना है, और विस्थापन s निकालना है। अर्थात इसमें कहीं ना कहीं गति के समीकरण का प्रयोग किया गया है। पहला समीकरण देखिए, v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at, मान रख दीजिए। इसमें देखिए विरामावस्था से है, अर्थात प्रारंभिक स्थिति क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसमें एक चीज और लिख लीजिए, u का मान क्या हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकंड। अब v का मान निकालिए, v क्या होगा? वेग निकालना है, वही चीज निकालने के लिए दे दी गई है। ठीक है, तो इसमें त्वरण दिया गया है तो वेग निकल जाएगा। u का मान 0 रख दीजिए, a का मान दिया गया है 2 और t का मान दिया गया है 5 सेकेंड, अर्थात v बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है? ये दिया गया है, ये दिया गया है। अब निकालिए इसका विस्थापन, अर्थात दूसरा समीकरण निकाल लीजिए। दूसरा समीकरण s बराबर क्या होता है? ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, कहीं गुरुत्वीय त्वरण की बात की जा रही है क्या? नहीं, सिंपल त्वरण की बात की जा रही है। तो मान रख दीजिए s में u, a तो 0 हो जाएगा, u 0 है तो 1/2, a का मान दिया गया है 2 और t का मान है 5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, a का मान दिया गया है 2 और ये 5 का स्क्वायर, a से a कट जाएगा, आपको निकल जाएगा 25 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25 मीटर विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उम्मीद करता हूं 7वां प्रश्न का आंसर किसी का गलत नहीं होगा, सरल है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। कहता है, विचार करना, इसमें भार दिया गया है W बराबर mg, द्रव्यमान पर निर्भर है पर g पर निर्भर नहीं करता है, कथन है। दूसरा कथन है, द्रव्यमान हर जगह समान भार स्थान के साथ बदलता है। और तीसरा है,
चंद्रमा पर जी कम है उसी वस्तु का भार कम होगा। अगर चंद्रमा पर जी कम है इसलिए उस वस्तु का भार कम होगा। इस कथन को समझना है। पहला कथन देखिए, भार है W बराबर mg, द्रव्यमान पर निर्भर है, बिल्कुल निर्भर है, जी पर निर्भर नहीं है कह रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अर्थात जैसे जी जो है बढ़ेगा वैसा वो भी तो होगा, तो ये कथन तो गलत है। अब दूसरा कथन है द्रव्यमान हर जगह समान होता है। द्रव्यमान अर्थात मास ये सभी जगह बराबर होता है, चाहे आप पृथ्वी पर हो या फिर किसी और ग्रह में चंद्रमा पर हो। तो जितना जो है उसका मास होगा वो भार स्थान के साथ बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। इसी फॉर्मूला से W इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, और g का मान जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अब तीसरा कथन है चंद्रमा पर g कम है इसलिए उस वस्तु का भार कम है, अर्थात मान के चलिए किसी वस्तु का मास दिया गया है 18 kg का, तो उसका पृथ्वी पर मास क्या वेट क्या होगा, देखिए पृथ्वी पर वेट होगा 18 गुणा जी का मान लगभग 10 होता है, तो 180 न्यूटन, 180 न्यूटन, क्योंकि इसका मात्रक क्या है, एक प्रकार का ये बल ही है, 180 न्यूटन होगा। अब चंद्रमा पर क्या होगा, चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, तो 180/6 कर दीजिए, अर्थात 6 × 18 30 न्यूटन हो जाएगा इसका भार। तो उसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर कम हो जाएगा क्योंकि वहां पर जी का मान कम होता है। तो 2 और 3 सही है, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी दिया गया। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता हूं। 9वां प्रश्न देखिए ध्यान से। 9वां प्रश्न कहता है, ये कहता है कि 60 किलोग्राम व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है। एक व्यक्ति है जिसका मास दिया गया है 60 किलोग्राम, वह लिफ्ट पर खड़ा है। पहला है ऊपर एक्सीलरेशन दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और नीचे दिया गया है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो प्रकट भार अर्थात प्रकट भार, उसमें भार में कौन सा, जब आभासी भार उसका कैसे महसूस होगा, जब लिफ्ट में ऊपर जाएगा लिफ्ट में नीचे आएगा तो उसके भार में कैसा उसको महसूस होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बहुत सरल है, क्योंकि जब लिफ्ट में ऊपर जाएगा तो क्या परिवर्तन मिलेगा, W इज इक्वल टू mg होता है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जुड़ेगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है, और नीचे आएगा तो क्या होगा, W बराबर mg माइनस a होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि जब आप लिफ्ट देखेंगे, लिफ्ट कैसे कार्य करता है, बढ़ता क्यों है, लिफ्ट जो है ये बंधा हुआ है, मान के चलिए रस्सी से, एक घिरनी होती है, नीचे कार्य करता है। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो इसका दबाव किधर होता है, नीचे होता है, एक्सीलरेशन नीचे कार्य करता है, और जी का मान भी किधर होता है, नीचे होता है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा, और डब्ल्यू जब नीचे आएगा, जब लिफ्ट नीचे आएगी तो वो ऊपर जाएगी, एक्सीलरेशन तो घट जाएगी। अब बस मान रख दीजिए, ऊपर में दिया गया है 2, तो इसका भार क्या हो जाएगा, किलोग्राम है 60 हो गया, जी का मान 10 लेना है, इसमें जोड़ दीजिए क्या 2, 12 हो गया। ठीक है, तो 60 गुणा 12 अर्थात 12 छक्का 72, 720 न्यूटन हो गया। कितना हो गया, 720 न्यूटन हो गया। अब दूसरा देखिए, जब नीचे आएगा तो इसी को घटा देना है, 60 जी का मान है 10 माइनस 3 अर्थात 60 गुणा 7, 7 छक्का 42, 420 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए और फटाफट बनना चाहिए। क्लास में ये सारी चीजें कराई गई हैं, आप सभी को फॉर्मूला तो ऐसे ही याद हो गए हैं। ठीक है, तो 10वां प्रश्न देखते हैं ध्यान से। 10वां प्रश्न कहता है, कथन दिया गया है मुक्त पतन में सभी पिंड समान जी से गिरते हैं और कारण है गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ओके समझिएगा। पहला कहता है कि मुक्त पतन में सभी पिंड जी से गिरता है, फ्री फॉल जी के प्रभाव में गिरता है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा है गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी m/r² है, और यहां पर जो m है वो
पृथ्वी का द्रव्यमान है और r जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, क्या क्या यहाँ पर किसी वस्तु के द्रव्यमान की बात की जा रही है? नहीं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ए सही है परंतु r गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न देखिए, संवेग, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है संवेग, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। संवेग या बल P बराबर mv सदिश है। दूसरा है बाह्य बल शून्य होने पर कुल संवेग नियत होती है। और तीसरा है F बराबर dp अपॉन dt केवल स्थिर द्रव्यमान पर मान्य होगा। संवेग जब आपको पढ़ाया गया था, संवेग जब पढ़ाया गया था, क्या होता है संवेग? संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाती है। ठीक है, dp अपॉन dt है। और यही क्या होता है? P का मान होता है mv, तो mv अपॉन t, और यही हो जाता है क्या? v अपॉन टी क्या होता है? m इंटू ए। तो F बराबर हमको क्या मिला? m इंटू ए। यही फॉर्मूला अंतिम में मिलता है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल के समीकरण ज्ञात होते हैं, बल का फॉर्मूला मिलता है। और इसमें इस प्रश्न में कहना चाह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है, कौन सा कथन सही है। अर्थात देखिए, समझिएगा, पीवी बराबर mv है, एक सदिश राशि होती है। संवेग परिवर्तन उसी दिशा में होगी जिस दिशा में बल लगाया जाएगा। दिशा और परिमाण दोनों मिलते हैं, इसलिए क्या है? संवेग सदिश राशि है, बिल्कुल सही है। दूसरा, बाह्य बल शून्य होने पर कुल संवेग नियत रहेगा। बंदूक mv होता है, बंदूक से हम जब गोली छोड़ते हैं तो गोली का जितना संवेग है और जो बंदूक पीछे खिसकाती है, दोनों का संवेग क्या होता है? नियत होती है, जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। बाह्य बल लगाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है। संवेग संरक्षण का नियम है। संवेग संरक्षण का नियम गति का तीसरा नियम है। बाह्य बल अगर ना आरोपित हो तो संवेग नियत होती है। और F dp अपॉन dt केवल स्थिर द्रव्यमान पर होगा। क्या केवल स्थिर द्रव्यमान पर मान्य होता है? नहीं, स्थिर द्रव्यमान पर नहीं, ये सारी जगह पर मान्य होता है। ये गलत है सभी द्रव्यमान के। तो ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है परंतु 3 गलत है। सामान्य रूप से परिवर्तित द्रव्यमान में भी है, केवल स्थिर द्रव्यमान कहना गलत होगा। चलिए 12वां प्रश्न देखिए, उम्मीद करता हूं सबको दिखाई दे रहा होगा। मिलान करना है, सही जोड़ी मिलाना है और बहुत ही सरल स्तर का प्रश्न है। कहता है अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्पर्श रेखीय त्वरण का फॉर्मूला, रेखीय वेग कोणीय वेग का संबंध के लिए कौन सा फॉर्मूला है? आवर्त काल के लिए टी के लिए कौन सा फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला मैंने पूरे क्लास में आपको कराया है, इससे न्यूमेरिकल भी हमने देखा है, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है? अभिकेंद्रीय त्वरण ए सेंट्राइज v स्क्वायर अपॉन r, इसी को r ओमेगा कहते हैं। क्योंकि v बराबर r ओमेगा होती है। ठीक है, r ओमेगा होती है। v बराबर v स्क्वायर कर देंगे तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इसको v स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपन r करेंगे तो एक r से एक r कट जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक का भी। स्पर्श रेखीय त्वरण टेंजेंट के लिए, स्पर्श रेखीय त्वरण के लिए ये होता है AT बराबर r अल्फा। कोणीय त्वरण जब पढ़ाया था इसके बीच संबंध बताया था। रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच क्या संबंध होता है? बिल्कुल v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, जहां ओमेगा कोणीय वेग है। और आवर्ती अर्थात ये होता है सीधा सीधा ये ओमेगा बराबर कोणीय वेग बराबर होता है 2 पाई बाई टी होता है। तो टी बराबर क्या हो जाए? पक्षांतर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक देखते हैं 13। कहता है कि संवेग संरक्षण का नियम कब लागू नहीं होगा? संवेग संरक्षण का नियम अर्थात क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जब होती है उस समय संवेग नियत होनी चाहिए, ये कहना चाहिए। ठीक है, क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया है। बंद प्रणाली, बाह्य बल शून्य हो, टक्कर में घर्षण न हो, बाह्य बल नगण्य हो या बाह्य बल प्रभावी हो, तो इसमें संवेग संरक्षण का नियम जब कोई बाह्य बल लगा दिया जाएगा
तब यह लागू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लास में बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बताया गया है, तो ये प्रश्न किसी से गलत नहीं होना चाहिए। 14वां प्रश्न देखिए, कहता है कि एक पिंड है u का मान दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से थीटा का मान दिया गया 30 डिग्री कोण पर फेंका गया है, g का मान 10 लेना है। तो उड्डयन काल, उड़ान समय, अधिकतम ऊंचाई और पल्ला अर्थात रेंज ज्ञात करना है। ये कहता है किसके लिए? प्रक्षेप्य गति के लिए। प्रक्षेप्य गति के लिए तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम उड्डयन काल। उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा अपॉन जी। क्या होता है? 2u sin थीटा अपॉन जी। इसको क्लास में मैंने बोला था, अच्छे से रट लीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है अगर प्रक्षेप्य गति का प्रश्न आता है तो 2u sin थीटा अर्थात 2 इंटू यू का मान दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकेंड, साइन 30, साइन थीटा का मान है 30, साइन 30, जी का मान है 10, एक कट जाएगा। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा अर्थात 2 सेकंड हो जाएगा। टी का मान क्या हो जाएगा? 2 सेकंड हो जाएगा। इसके बाद अधिकतम ऊंचाई h बराबर निकालना है, तो h का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बस फॉर्मूला अगर याद है तो बन जाएगा 20 गुणा 20, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा साइन 30, साइन 30 का मान 1/2 अर्थात तो इसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और 2u 2 इंटू जी, ये हो गया 20, 1 20 से 20 कट गया, 4 पंचे 20 अर्थात 5 मीटर इसकी अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, 5 मीटर अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी। उसके बाद रेंज पूछा गया है, रेंज अर्थात पल्ला, उसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है रेंज बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक, u स्क्वायर अर्थात 20 गुणा 20 हो जाएगा इंटू साइन 2 थीटा, थीटा का मान है 30, 30 दूनी 60, साइन 60 का मान √3/2, और ये बट्टी में हो जाएगा 10 अर्थात ये कट जाएगा 10 दूनी 20 से, और ये 2 से 2 कट जाएगा, इसमें आ जाएगा 20√3। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है क्या √3? नहीं दिया गया। √3 का मान होता है, √3 बराबर होता है 1.7, और इसको 20 से जब गुणा करेंगे √3 अर्थात 20 गुणा 1.7, 17 दूनी 34 अर्थात 34 दशमलव कुछ आएगा, 34.6 ऑप्शन में है वही चीज। ठीक है, 34.6 मीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। बनेगा सभी से? वेरी गुड। अगर बन रहे हैं तो बिल्कुल जो क्लास लिए हैं वो बना ले रहे होंगे। ठीक है, वैसे सारी चीज तो पेड यूजर के लिए है। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। 15वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कथन दिया गया है संतुलित बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, और दूसरा है कारण संतुलित बलों का परिणामी शून्य होता है। फोर्स, नेट फोर्स बताया था हमेशा शून्य होगा। चारों दिशाओं से लगने वाला बल अगर शून्य हो तो वह वस्तु संतुलन की अवस्था में होगी। ठीक है, वही चीज यहां पर दे दिया गया है। अब ये कहता है वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्प्रिंग का दबाव संतुलन की अवस्था देखे होंगे, धक्का या खिंचाव, स्प्रिंग दबाते हैं संतुलन अवस्था बनती है, वहां पर परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल सही है। और इसमें संतुलन की अवस्था तभी बनती है जब नेट फोर्स शून्य हो। तो ए और आर दोनों सही है, इसका सही स्पष्टीकरण से मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि रबर को देखे होंगे, वो भी संतुलन की अवस्था में दबाव आकृति परिवर्तन हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 16, एक वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका गया, अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा? ठीक है, तो गति का एक समीकरण है। कौन सा समीकरण? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये देखा था हमने। या s बराबर क्या होता है? ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये दूसरा है, लेकिन हमको इसके लिए त्वरण a का मान
इस पे भी रख सकते हैं। टी का मान दिया गया है क्या? नहीं दिया गया। तो हमको विस्थापन और त्वरण के संबंध में समीकरण लिखना है, जो कि तीसरा समीकरण है, और ये प्रारंभिक चाल इसकी दी गई है। ऊपर फेंका जाएगा तो अंतिम चाल क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, अर्थात v का मान शून्य हो जाएगा। u का मान दिया गया है 20, u का मान दिया गया है क्या? 20 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए ऊपर फेंकने के लिए बताया था मैंने क्लास में, 2a क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। जब g ऊपर जाएगा तो क्या होगा? जब ऊपर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य होगा तो ये प्लस हो जाएगा क्या? माइनस g, और s को ले लेते हैं, h या s ले सकते हैं, ठीक। ये हो जाएगा 400, ये शून्य है, माइनस 2, g का मान दिया गया है 10, h आपको निकालना है। पक्षांतर कर लीजिए, 10 गुना 20, 20, h बराबर हो जाएगा 400, अर्थात h बराबर 400 बटे 20 क्या हो जाएगा? 20 हाइट है तो मीटर। ऑप्शन दिया गया है बी में। उम्मीद करता हूं किसी से गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 देखिए। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर g का मान g/9 हो जाता है? g/9 हो जाता है। तो ऑप्शन ए r, 2r, r/2, √3/r। मैंने बताया था जब g जो है गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण जो है वो स्थान के साथ परिवर्तित होती है, उसमें संबंध मैंने बता दिया था। किसी ऊंचाई पर लिया जाए तो g r/r प्लस h होगा। अब इसी फॉर्मूले में आपको मान रखना है और बनाना है। ठीक है, g डैश के जगह दिया गया है g/9, और ये हो गया g, और r दिया गया है r प्लस h। समझ में आ रहा है? सॉरी, इसमें स्क्वायर होता है ना। g इधर ले आइए तो g से g कट जाएगा, अर्थात 1/9 हो जाएगा, g हट जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो ये रूट में आ जाएगा तो ये हो जाएगा √1/9 इज इक्वल टू r/r प्लस h। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, सॉरी 1/3 बराबर r/r प्लस h। गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 3r बराबर r प्लस h, अर्थात h कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, 3r माइनस r इज इक्वल टू h। तो h बराबर क्या हो गया? 2r। तो इस दूरी पर क्या होगी हाइट उसकी? g/9 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है? गलत नहीं होना चाहिए किसी से। प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 देखिए, ये भी न्यूमेरिकल प्रश्न एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। एक 2 किलोग्राम वस्तु 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घूम रही है। अभिकेंद्रीय बल का मान, ठीक है, घूमेगी तो कहां लगेगी? वस्तु पर। अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगी, और अभिकेंद्रीय बल के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था। क्या बताया था? FC सेंट्राइज mv² r। और इसको हमने कैसे निकाला था कि जब कोई वस्तु गोल गोल रानी कितना पानी जब घूमता है, गोल गोल घूमता है, तो उस पर त्वरण कार्य करता है। ठीक है, त्वरण कार्य करता था, मैंने बता दिया था। और यह त्वरण कैसे होगा उसी से ये फॉर्मूला बना था। अब इसमें देखिए वही फॉर्मूला है, v²/t त्वरण का मान है, r हो जाता है, r ओमेगा में संबंध बता दिया था क्लास में। इसको बहुत अच्छे से बताया गया है कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है। ठीक है, तो m का मान दिया गया 2 किलोग्राम, ये किसका है? r का मान है। इसके अलावा v का मान दिया गया है, बस फॉर्मूला में मान रखना है। m का मान दिया गया है 2 किलोग्राम, v का मान दिया गया है कितना? 10 गुणा 10 का वर्ग, r का मान दिया गया है 5, अर्थात इसको 2 गुणा 100 बटे 5 कटा दीजिए। 5 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 20 बार में 20 दूनी 1 मिनट, अच्छा सॉरी, क्या हो जाएगा इसको देखिए, r का मान कितना है? 5। ठीक, 2 गुणा 100 हो जाएगा बटे 5, गुणा कर दीजिए 200 बटे 5, अर्थात 5 चौक 20।
इसका मान है, फोर्स का मान है अर्थात 40 न्यूटन दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बनना चाहिए कि अभी केंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल दोनों आपको क्लास में बहुत अच्छे से बता दी गई। खासकर एग्जाम में वृत्तीय गति को बताया गया है, सारी गति को, सिंपल मोशन को भी समझा दिया गया है, वृत्तीय गति को भी समझाया गया है, प्रक्षेप्य गति से भी प्रश्न आ सकते हैं उसको भी समझाया गया है। 19वां प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु का संवेग स्थिर है, p स्थिर है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? संवेग स्थिर मान लिया गया है तो उस कंडीशन में उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, उसका वेग बदल रहा है, उस पर संतुलित बल लग रहा है, उस पर त्वरण अधिक है। ठीक है, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? तो जब P स्थिर रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो क्या निकलता है इससे? F निकलता है, परिवर्तन नहीं होगा अर्थात कोई बल नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, हमारी क्लास जो है ऐसी चल रही है, पेड यूजर है, सभी जान रहे हैं कि हम पूरा यूनिट जब खत्म होगा उसके बाद एमसीक्यू कराएंगे, बोला गया था, वही एमसीक्यू है। आप अपना आंसर देते जाइए फटाफट। ठीक है, कॉपी पेन कागज में लिख के रखिएगा। अब इसको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में शेयर करना है मुझे, अगर देखूंगा किससे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। 20वां, एक पहिया 60 सेकंड में 120 चक्कर लगाता है, कोणीय वेग ज्ञात करना है, ओमेगा का मान निकालना है। ओमेगा बराबर मैंने बताया था थीटा बाई टी। ठीक है, तो थीटा क्या है? थीटा इसमें क्या निकलता है, जब वृत्तीय गति निकलती है तो इसमें थीटा 80 80 120, यही एक चक्कर में कितना हो जाएगा? 2 पाई घूमेगा, तो 2 पाई बाई टी। अब ये दिया गया है सेकंड का मान, कितना सेकंड है? 2 पाई बाई टी अर्थात 60, और कितने एक चक्कर में 2 पाई है, टोटल चक्कर कितना है? 120 है। 120 60 दूनी 120 अर्थात 4 पाई रेडियन होगा। क्या होगा इसका मात्रक? रेडियन प्रति सेकंड होता है। 4 पाई रेडियन प्रति सेकंड, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में नहीं, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बन गया? ठीक, सभी से बन गया होगा, उम्मीद करता हूं गलत नहीं होगा। 21वां प्रश्न देखिए, ये क्रमबद्ध वाला है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना अधिक है। कहता है निम्नलिखित घटनाओं को उस क्रम में रखिए जैसे वे मुक्त पतन में होती है। मुक्त पतन में जब कोई वस्तु गिरती है तब उस पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है, ये बताना है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, मुक्त पतन होगा, तो बिल्कुल पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, जब उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, उसमें नीचे गिरेगा तो वेग में परिवर्तन होगा अर्थात त्वरण देखने को मिलेगा। ऑप्शन इसमें दूसरा हो जाएगा। अब त्वरण होगा तभी उसकी गति लगातार बढ़ेगी, ये तीसरा हो जाएगा। और अंत की स्थिति में वस्तु की स्थिति जब नीचे जमीन में गिरेगी तो धड़ाम से टूट सकता है, फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। कांच की वस्तु है तो भी ऐसा पॉसिबल है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं स्थिति परिवर्तन होगा। तो ये चौथा कंडीशन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में ये चीज दी गई है। वैसे क्लास आपको उस स्तर की बता दी गई है कि ये सारे प्रश्न आपसे बनेंगे, बच्चों का खेल टाइप लगेगा। ठीक है, 22वां देखिए, वृत्तीय गति में चाल एक समान हो सकती है पर वेग नहीं। चाल एक समान हो सकती है, वेग नहीं। कहने का अर्थ है जब वृत्तीय गति करेगी, चाल अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे है तो ये स्थिर हो सकती है, एक समान में बिल्कुल हो सकती है, सही है। वेग नहीं, क्योंकि वृत्तीय गति में हमेशा दिशा परिवर्तित होगी। दूसरा कथन है अभिकेंद्र बल की दिशा गति की दिशा के समान होगी। अभिकेंद्र बल हमेशा सेंटर पर लगेगी, गति की दिशा तो बार बार परिवर्तित हो रही है, तो अभिकेंद्रीय बल इस पर कार्य नहीं होगी, समान दिशा नहीं होगी। वृत्तीय गति में वस्तु पर केंद्रीय त्वरण कार्य करता है, बिल्कुल और बिल्कुल सही है। इसको बहुत ही अच्छे से बताया गया था क्लास में कि जब कोई वृत्तीय गति करे तो उसका त्वरण परिवर्तन जो है, 2 त्वरण बता दिया गया था और एक वृत्तीय गति लास्ट में मिलता है। हमको क्लास में इसको अच्छे से समझाया गया था, बिल्कुल सही है। तो केवल 1 और 3 सही है, कथन 2 यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है,
प्रश्न क्रमांक 23, ध्यान से देखिएगा, फिर अपना आंसर कागज में नोट डाउन करते जाइए एक एक करके। 23वां है, एक व्यक्ति एक छड़ को पकड़कर झुका रहा है, छड़ पकड़ा है उसको झुका रहा है, जिसकी लंबाई 3 मीटर है और भार 90 न्यूटन है। भार को हमेशा न्यूटन में मापा जाएगा, बता दिया था मैंने क्लास में। गुरुत्वीय बल से उत्पन्न टार्क कितना होगा? अब टार्क का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से प्रश्न है। टार्क टाउ से दर्शाया गया था, F इंटू आर होता है। आर आपको निकालना है, आर क्या है उसमें? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 3 मीटर की लंबाई की छड़ है तो इसकी सेंटर कहां पर होगी? 3/2 आधे में होगी, अर्थात 1.5 में होगी, 1.5 पर होगी। और F का मान क्या होगा? W होता है वही जो दिया गया है, भार 90 न्यूटन। R का मान हमने निकाल लिया 5, तो 9 पंचे, ठीक है, इसको गुणा करेंगे 15 निया 135 होता है, 135 दशमलव है, ठीक है, 90 है इसलिए शून्य हो जाएगा, तो ये 135। अब टार्क का मान, घूर्णन, वृत्तीय घूर्णन का मान क्या होता है? मात्रक न्यूटन मीटर होता है, 135 न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न पलायन वेग से है। पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पलायन वेग केवल ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। चंद्रमा पर पलायन वेग पृथ्वी के पलायन वेग से कम होता है। पलायन वेग समझा दिया था, ठीक है, वीई क्लास में बहुत अच्छे से समझाया गया था। वीई का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताया गया था। वीई बराबर √2gm/r होता है। ध्यान रखिएगा r² नहीं होता है, इसी को हमने लिखा था 2g r कन्वर्ट करके। तो कहता है कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये तो पृथ्वी का द्रव्यमान है और पृथ्वी की त्रिज्या है। पहला कथन गलत हो जाएगा, ओके, पहला कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा है पलायन वेग केवल ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। देखिए ध्यान से, द्रव्यमान और त्रिज्या, जी तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, स्थिर है 6.67 इंटू 10⁻11 11 है ना, तो ये तो स्थिर है, जी का मान सभी जगह स्थिर है, कैपिटल जी का ना, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक बोला जाता है, ठीक है। तो ये त्रिज्या पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है, ग्रह के द्रव्यमान या फिर इसी को पृथ्वी बोला जा रहा है। चंद्रमा पर पलायन वेग पृथ्वी से कम होता है, बिल्कुल कम होता है। कितना होता है ये आप सभी को पता है। यहां पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और चंद्रमा पर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, व्हाट्सएप में। उसको कागज अभी जो आंसर लिख रहे हैं उसमें लिखते जाइए कितना होता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 2 और 3 सही होंगे, एक गलत हो गया। तो अब बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न कहता है कि गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के भार को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। कि गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय त्वरण है, कैसे कैसे कार्य करता है, इसका भार कैसे कम होता है। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे देखिए घटते क्रम में है, अर्थात शून्य कहां पर होगा? शून्य होगा पृथ्वी के केंद्र पर, तो अंत में होगा। किसमें? डी है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में, ओके। अब देखिए पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अधिकतम है। समुद्र तल से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये कम होने लगेगा। तो सबसे पहले ये, उसके बाद कम होगा, इससे कम इसमें हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी की सतह 2r पर और कम हो जाएगी, और सबसे शून्य किसमें होगा? जी पर। तो ये ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया गया है, ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है। इसी क्रम में इसको जी को पढ़ाया गया है, और बहुत लंबा हो जाएगा। तो 25 प्रश्न हुए हैं, इसको देख लिया हमने। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है अगले वीडियो में आएगा, ठीक है। और भी प्रश्न करेंगे, अभी से 25 प्रश्न हुए हैं, और भी 25-50 जितना भी प्रश्न हो जाए आगे करेंगे। तो आज यही पर समाप्त करते हैं, क्लास लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं सभी से
ये प्रश्न बन रहे होंगे। इससे और अच्छे स्तर के प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल में और कठिन, क्योंकि आप कर रहे हैं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की तैयारी, नेट जेई लेवल की तैयारी करना होगा, आंकिक प्रश्न उसी स्तर के आएंगे। ठीक है, तो सभी अपना उत्तर जो अभी पेपर में लिखे होंगे उसको व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें मुझे शेयर कर दीजिएगा, देखूंगा कितने लोगों से कितने प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, और कोशिश करूंगा और अच्छे स्तर के प्रश्न लाने की। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।